नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, और उसी का ये दूसरा पार्ट है। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो में हम बात किए थे कि प्लेट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, और उसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस हम बताए थे कि हमको इस प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या पढ़नी है। तो आप ये समझने का, इससे सीखने का ये प्रयास करना है आपको कि यदि आप प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक को बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपके मन में यदि सवाल रहता है इस प्रकार का कि पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ है, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, नहीं जो भी उच्चावच आप देखते हैं या सुनते हैं तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, उस तरीके से जो भी आपके अंदर सवाल हैं उसका जवाब प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप पूरी अच्छी तरह से, यानी कहने का मतलब है कि पूरा समझने का प्रयास करते हुए इस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये जो संवेदनशील चैप्टर माना जाता है। यदि आप ध्यान से चीज़ों को नहीं समझिएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इमेजिन भी करना होगा इसमें। आपको इससे ऐसा लगता होगा कि ये सब क्या है, ये सब तो दिखता नहीं है कुछ। ये चीज़ें आपको प्रमाण के साथ आपको यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे। इसको आप देखिए, ध्यान से समझिए और चीज़ों को समझने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। उसमें हम बात किए थे प्लेट क्या है। तो प्लेट के अंतर्गत हम बात किए थे कि स्थल मंडल, यानी स्थल मंडल आप इस प्रकार से समझिए इसको कि ये बताए थे, ये आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है? क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक नीचे वाला हिस्सा, क्रस्ट का दोनों हिस्सा है ना। इसके अलावा मेंटल का जो ऊपरी वाला परत है 50 किलोमीटर का, वो भी क्रस्ट में ही शामिल है, यानी कि क्रस्ट में इतना पार्ट आता है। तो यानी कि स्थल मंडल के बृहद खंड को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक क्या है? तो ये जो प्लेटों के संचरण का जब हम जो अध्ययन करते हैं जिसमें, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारी बात आगे जो है ये होनी है कि प्लेटों का संचरण कैसे होता है, इस पे बात करनी है। उसके संचरण के क्या क्या कारण है, इस पे बात करना है। तो चलिए हम आते हैं प्लेटों का संचलन। उसको हम दो प्रकार से बताए थे। एक था कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होने वाला प्लेट संचलन, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, और दूसरा है कि एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब प्लेट जो है जैसे इस प्रकार से भी संचलन कर सकता है। एक दूसरे के सापेक्ष कहने का मतलब है कि इस प्रकार से, जैसे प्लेट है, एक प्लेट ए है, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में संचलन कर रहा है। एक था कि ऐसे है, इस प्रकार से एक दूसरे के सामने, इस प्रकार से अभिसारी संचरण इसको कहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, तीसरा ये कि इस प्रकार से संचरण कर सकता है, ये इस प्रकार से और इसमें इस प्रकार से। तो ये चीज़ें प्लेट का संचरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें आगे। तो आगे प्लेट का संचलन जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होता है उस पर बात करते हैं। देखिए प्लेटों का संचलन जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिंपल ये याद रखना है कि इसमें आपको ये मालूम होगा शायद कि पृथ्वी का जो ये मान लिया ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री, और ये उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र है, ये भी हो जाएगा उच्च अक्षांश वाला, बीच में 0 डिग्री निम्न अक्षांश। तो यानी जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगने के कारण प्लेट संचरण का वेग जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये प्लेट संचरण के वेग के बढ़ने के कारण इसमें अनियमितता का विस्तार होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्लेट संचलन का वेग बढ़ता है तो वह अनियमित रूप से
कटक का निर्माण करता है। जैसे इसको हम आगे एक वीडियो से समझ लेते हैं, यानी कि गूगल मैप से समझते हैं इसको आगे इस प्रकार से। जैसे इस मैप को आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और ये उत्तरी अमेरिका है। तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहा है जलीय भाग, ये जलीय भाग ये जो है अटलांटिक महासागर है। और इसमें जो कटक का निर्माण होता है इस प्रकार से, देखिए इसका इस प्रकार से, तो इससे ये ज्ञात होता है। यहाँ पे देखिए, आप ऐसे देखिए इसको, ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पे इसका अनियमित रूप से विस्तार होता है कटक का। अब यहाँ पे कटक का मतलब आप समझिएगा इस प्रकार से इसको, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट का संचलन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ इसके संचलन को प्रभावित करने वाला जो एक कारक है वो पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के जो है अपने सापेक्ष जो घूम रही है पृथ्वी, तो उससे प्लेट संचलन की दिशा भी प्रभावित होती है। और प्रभावित ये होती है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण प्लेट संचलन का वेग बढ़ जाता है। आपको इसमें देखिए दो चीज़ याद रखना है कि जो ध्रुवीय प्रदेश होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, और ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। जब कम लगता है तो यहाँ पे प्लेट संचलन का जो वेग है वो बढ़ जाता है। तो इसके कारण ये जो कटक दरार क्षेत्र है इसमें अनियमितता उत्पन्न होती है। अनियमित होने के कारण देखिए इसका सीधा प्रभाव इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे। अनियमित होने, देखिए ये आपका जो है विषुवत रेखा है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा अनियमित होने के कारण ये अनियमित रूप से विस्तार हो रही है इसका कटक क्षेत्र का। कटक क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे। कटक जो है समुद्री नीतल पे एक मंद पहाड़ रूपी संरचना होती है ना, उसी को हम कटक कहते हैं। कैसे निर्मित होती है ये हम आगे बात करेंगे, है ना, लेकिन आपकी यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ये समझना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो है विषुवतरेखीय क्षेत्र में कम होता है, इसलिए यहाँ पे प्लेट संचरण का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण महासागरीय कटक के अनियमित रूप से वो विस्तार करता है उसमें, है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। वहाँ अगर ध्रुवीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए प्लेट संचरण का वेग वहाँ पे कम होता है। इसके ठीक विपरीत विषुवतरेखीय प्रदेश में होता है। इसका एक प्रमाण के रूप में आपको हम बताया हम कि ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे महासागरीय कटक का भी हम फिगर देखें, उसके अनुसार बात करें तो महासागरीय कटक जो है उसका अटलांटिक महासागर के जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वहाँ पे उसका अनियमित रूप से विस्तार हुआ है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेटों का एक दूसरे के साथ संचलन। अब देखिए यहाँ पे संचलन दो प्रकार से हो रहा था, पिछले वीडियो में हम बात किए थे दो प्रकार से, एक पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष और दूसरा प्लेटों का एक दूसरे के साथ संचलन, यानी एक प्लेट का दूसरे प्लेट के साथ संचलन। ये थोड़ा नॉर्मल है, इसको समझिए ध्यान से। देखिए अपसारी संचलन पहला है, अपसारी संचलन। इसमें क्या होता है कि ये दो प्रकार का प्लेट है, इस प्रकार से समझ रहे होंगे इसको। इसमें दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी प्लेट इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए कोई ऐसे प्लेट है एक, ये मान लिया जाए इस प्रकार से, समझिए इसको, ये कोई प्लेट है और इसमें क्या हुआ कि संवहन तरंग के कारण, है ना, इसमें दरार उत्पन्न होना शुरू हुआ इस प्रकार से, और मैग्मा का उद्गार होना, इसको मैंने प्लेट का उद्वेदन करते हुए मैग्मा का इस प्रकार से उद्गार हुआ, और ये प्लेट का दिशा इस तरफ निकलना शुरू हो गया, ये इस तरफ। तो इस प्रकार का अगर प्लेट संचलन होता है तो इसको हम अपसारी प्लेट संचलन कहते हैं। इसके ठीक विपरीत बात करें अभिसारी का,
तो उसमें क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ठीक सामने आता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटों का टक्कर होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये ऐसा होता है, ऐसा इसको हम अभिसारी कहते हैं। सिर्फ अभी आप यहाँ पे ये सीख रहे हैं, इसमें और क्या क्या प्रक्रियाएं होती है हम आगे बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि अभिसारी संचरण में मैंने एक प्लेट दूसरे प्लेट के ठीक सामने से टक्कर करती है। इसके बाद जो समानांतर प्लेट है कि नहीं, समानांतर संचरण है, इसमें क्या होता है कि प्लेट का संचरण एक दूसरे के समांतर होता है। देखिए जैसे इस प्रकार से हो रहा है, या ऐसे भी हो सकता है। मान लिया कोई प्लेट ऐसे है, कोई प्लेट ये जो है इस दिशा में मूव कर रहा है ना, और ये जो है इस दिशा में मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से भी प्लेट का जो संचरण होगा उसको हम समानांतर कहते हैं, कि एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर क्रम में है ना। तो इस स्थिति में क्या क्या उत्पन्न होगा, हम आगे बात करेंगे कि समानांतर प्लेट संचरण में कौन कौन सी संरचनाएं का विकास होगा, है ना। इसमें क्या होगा, अभिसारी में क्या होगा, अपसारी में क्या होगा, है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे अभी ये समझना है कि ये प्लेट संचरण कैसे करता है, अपसारी में किस प्रकार से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपसारी प्लेट संचरण में क्या होता है, तो इसमें कहा जाएगा कि कोई एक प्लेट टूट करके दो अलग दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। इसमें क्या होता है अभिसारी में, कि एक दूसरे के ठीक सामने से टक्कर करता है। समांतर तो समांतर है ही, समांतर क्रम में एक दूसरे के रहता है। अब आगे समझते हैं हम प्लेट संचरण के कारण क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, संचरण के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले फिगर को समझिएगा, फिगर समझिएगा, माइंड में सब चीज़ें याद रहेगी। ये मान लिया एक प्लेट अलग है, ये यहाँ से जो है ये एक प्लेट अलग है। इसके बाद ये जो है एक प्लेट ये अलग है ना, ये प्लेट अलग है। और इसके बाद ये वाला जो प्लेट है ये एक अलग प्लेट है, और ये प्लेट अलग है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई प्लेट था एक, अब देखिए पहले ही एक ही प्लेट था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि संवहनीय तरंग जो है, यहाँ पे संवहनीय तरंग उत्पन्न हुआ। प्लेट का उद्भेदन करते हुए जो मैग्मा है वो बाहर आया, मैग्मा बाहर आया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैग्मा बाहर आता है तो ये प्लेट में क्या होगा, ये प्लेट जो एक ही था लेकिन ये इसका मतलब ये प्लेट टूटा, इसका गलन हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो होगा, तो यहाँ पे कटक दबाव किसको कहते हैं, आपसे प्रश्न ये आ जाए कि कटक दबाव किसको कहते हैं, तो सीधा बताइएगा कि मैग्मा जब पिघल कर बाहर आता है, जिससे प्लेट के दोनों तरफ दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो दीवार है दोनों तरफ, इस पर जो दबाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कटक दबाव। तो यहाँ पे प्लेट संचरण का कारण में क्या क्या जाएगा, एक चीज़ तो ये आएगा कि संवहनीय तरंग के कारण ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है। संवहनीय तरंग यहाँ दुर्बल मंडल में इसलिए उत्पन्न होता है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाने के कारण यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण इस तरह की प्रक्रिया संवहनीय तरंग क्रिएट होता है, संवहनीय तरंग उत्पन्न होता है। ये तरंग जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ता है, जहाँ पे प्लेट कहने का मतलब कमज़ोर होता है, वहाँ पे प्लेट को चीरते हुए फाड़ते हुए बाहर निकलता है मैग्मा। और ये दोनों तरफ जो दीवारों पर है ना जो दबाव पड़ता है उसी को हम कटक दबाव कहते हैं। कटक क्या कहते हैं बता चुके हैं हम, है ना। अब इसके बाद यहाँ से ये तो यहाँ पर का एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ठीक सामने से टक्कर करे, तो टक्कर करेगा तो एक प्लेट क्या होगा इस स्थिति में, जो प्लेट नीचे की ओर धंसेगा, यानी जो कमज़ोर होगा, तो उसका क्या होगा कि नीचे इस तरफ से छेपन हो जाएगा। छेपन कहने का मतलब उसी को हम कहते हैं स्लैब खिंचाव। इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है, स्लैब खिंचाव।
यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने से टक्कर करती है तो जब किसी प्लेट का छेपन हो जाता है तो उस छेपन की प्रक्रिया को ही हम स्लैब खिंचाव कहते हैं। तो ये स्लैब जब खिंचाव होता है तो किस में होगा, ये दुर्बल मंडल है, ये नीचे जो है कौन सा एरिया है, ये जो है ये आपका दुर्बल मंडल है। अब दुर्बल मंडल में इसका जो है स्लैब खिंचाव होता है, यानी आंशिक यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लेट का आंशिक गलन शुरू हो जाता है। आंशिक गलन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट का है ना, इस प्रकार से आंशिक गलन होता है। आंशिक गलन होने के फलस्वरूप यहाँ पे जो प्लेट का जो क्रस्ट वाला भाग था वो गल करके ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से मैग्मा उद्गार होना शुरू हो गया। तो ये जो घटना हुई ये स्लैब खिंचाव के कारण यहाँ पे होता है। यानी कहने का मतलब जब अभिसारी प्लेट संचरण की प्रक्रिया जब होती है तो यहाँ पे इस प्रकार की घटना घटती है। इसी प्रकार सेम जैसा इस तरफ हुआ वैसा ही इस तरफ फिगर में दर्शाया गया है ना। यहाँ पे प्लेट का आंशिक गलन हुआ। तो आप ये समझ गए कि प्लेट संचरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात की जाए तो संवहनीय तरंग है, क्योंकि इसके कारण ही इस प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए संवहनीय तरंग क्रिएट होता है। इसके कारण फिर जो है कटक दबाव पड़ता है। कटक दबाव पड़ने से क्या होता है कि ये जो दोनों दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसी को हम कटक दबाव कहते हैं, और उसके कारण ये दरार क्षेत्र विकसित होता है। दरार क्षेत्र जब विकसित हो जाता है तो इससे मैग्मा का उद्गार होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्लेट संचरण के लिए ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, जब कोई दो प्लेट अभिसारी प्लेट संचरण करता है तो किसी एक प्लेट का जो छेपन होता है, छेपन का मतलब उसका स्लैब खिंचाव होता है और उसका दुर्बल मंडल में आंशिक गलन होता है। इसका देखिए, इसका आंशिक गलन हो रहा है, इसका हम बात करें तो इसका आंशिक गलन हो रहा है। यहाँ पे आंशिक गलन होने के फलस्वरूप वहाँ पे वो प्लेट का उद्भेदन करते हुए बाहर मैग्मा का उद्गार करती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्लेट संचलन प्रमुख 3 कारकों से उत्पन्न होता है। ये आप याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि ये जो मैग्मा का उद्गार है, यानी कि जो संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती है कि नहीं, वह कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों एवं हॉट स्पॉट के द्वारा दुर्बल मंडल, ऊपरी मेंटल या संपूर्ण मेंटल में हो सकता है। ऐसे देखिए, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं यानी संवहनीय तरंगों का जो ज़्यादा प्रभाव होता है वो आपका दुर्बल मंडल में ही होता है। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर ऊपरी मेंटल में है या संपूर्ण मेंटल में है तो जहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रभाव ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हॉट स्पॉट की उत्पत्ति हो जाएगी। आपको ये समझना है। जैसे ये आप फिगर से देखिए, इसको फिगर से इसको देखिए, ये आपका दुर्बल मंडल का क्षेत्र है, ये जो है ऊपरी मेंटल है, ये मेंटल का निचला आंतरिक परत है, यानी इसके नीचे फिर कोर हो जाता है। तो यहाँ पे प्लेट ज़्यादातर जो संवहनीय तरंग उत्पन्न होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, ये जो है आंशिक रूप से क्या है, ये वाला जो इसका भाग है क्या है, अर्ध ठोस और अर्ध द्रव भाग में अवस्था में है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ज़्यादा संभावना होती है कि संवहनीय तरंग की उत्पत्ति जो है दुर्बल मंडल में ही होगी। लेकिन अगर मान जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ऊपरी मेंटल में है तो यहाँ भी इस प्रकार से संवहनीय तरंग उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ अगर आंतरिक मेंटल में है तो यहाँ भी संवहनीय तरंग उत्पन्न हो सकता है। ये आपको चीज़ याद रखना है। इसको हम इसलिए ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे जब आप जैसे प्रशांत महासागर में बहुत सा द्वीप देखते हैं तो द्वीप कैसे बना है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे ही जो ज्वालामुखी गुच्छा का निर्माण करता है वो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब इसी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है ना। जहाँ इस प्रकार से मैग्मा का उद्गार हुआ, ये समुद्र में भी 4-4, 5-5 हज़ार मीटर जो है एक संरचना का निर्माण कर देते हैं। लेकिन ये कि पानी में डूबा है तो हम लोग को लगता है कि छोटा सा द्वीप है, लेकिन अगर समुद्र का पानी वहाँ पे सुखा दिया जाए, ऐसा जो कि संभव नहीं है, तो वो संरचनाएं बहुत बड़ी दिखेगी, है ना। इस पर हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बस सिर्फ आपको ये जानना है, यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि क्या संवहनीय तरंग की उत्पत्ति सिर्फ दुर्बल मंडल में ही हो सकती है ना। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रहना है कि नहीं, दुर्बल मंडल में भी हो सकती है, ऊपरी मेंटल में भी हो सकती है और आंतरिक मेंटल में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव जो है दुर्बल मंडल में ही
पाया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अपसारी प्लेट संचरण और अभिसारी प्लेट संचरण के बारे में। यहाँ पे आप आज जो है हम चीज़ें जान चुके हैं। एक अगला जो 3 पार्ट रह गया है, अपसारी प्लेट संचरण, अभिसारी प्लेट संचरण और समानांतर प्लेट संचरण, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।